अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, आदाब। गुनाहगारा वल छवराव सकरुक नार सियामस मंज प्यतो पायस इजाबत छुई इस्तेगफार सियामस मंज माहे मुबारक किस दयमिस अशरस मंज वनकनस तो यह सो अशर यत जन वनान यह मगफिरतुक अशर खुदाय बूजन ऐसिन योहै साथ यहै गर यथ मंज अस सारनी मगफिरत अज बनन खुदा बूजन गमजदन दिल फलन खुदा बूजन प्रोग्रामुक सिलसिल पकनो ब्रो अजकिस प्रोग्रामस में शर्फे मेजबानी अस हासिल बरोज तुहज मेजबान इकरा आखुन तो प्रोग्रामस में साथी मेजबान माजिदुल खैर नंदा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। नाज़रीन, आप सबको भी मेरा प्यार, खुलूस और मोहब्बत मेरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे और तंदुरुस्त होंगे। एक नया दिन, एक नई सुबह अल्लाह ताला करे कि आज का दिन भी आपके लिए नवीद मसरत लेकर आए। चूँकि इकरा बात कर रही थी कि माह रमज़ान का जो दूसरा अशरा है वो साय फ़गन है हमारे ऊपर। यही दुआ कि अल्लाह ताला हमारे लिए भी वो मग़फ़िरत का जो सिलसिला है इस पूरे महीने चलता रहे और इस अशरे में ख़ास जो मग़फ़िरत के 10 दिन है वो साया हमारे ऊपर बना रहे। इकरा, जब हम बात करते हैं कि चूँकि किसी भी चीज़ को करने के लिए इंसान के पास दो चीज़ें होती है, एक तो इल्म होता है, फिर उसके बाद दानिश होता है। मुझे लगता है कि इंसान जब नॉलेज एक्वायर करता है उसके साथ साथ विजडम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप उस इल्म को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। आज जैसे हम माह रमज़ान में हम सबको इल्म है इस चीज़ का, सब बहुत मोहतात है कि इसकी अज़मत का और जो ये माह रमज़ान है इसकी इज़्ज़त का हम सबको बहुत ख्याल है और हर कोई इंसान अपनी कोशिश, अपनी ताकत और इस्तिकामत से ये कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां बटोर ले। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो इल्म हमें अल्लाह ने अता फरमाया है उसके साथ हम अमल करें और अमल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम विजडम को एक्वायर करें। बिल्कुल। अगर इस ये कत वनकनस मज कर बाक सेंटेंस एड तो वुचमुत अक्सर सान घर मज जन बुजुर्ग तमो अगर न ज्यादा पोर्मुत लिखमुत कह मगर उनकी वो अक्लमंदी, उनकी वो सोच, उनकी वो जहानत, कह मशवर यम सात तम अस दिवान पत यम सात इंसान तथ पे पकान सह जरूर मंजिल मकसूदस ताम वातान जन असल डेस्टनी सह तमिस अक्वायर गसान अकिस इंसानस। तो यह अत मज इल्मुक कह रोल, मगर योसी कथ तमो बूज न तमो कर तथ पे अमल, तमो कर सह पत जिंदगी मज इम्प्लीमेंट कर कोशिश, पत तिहज ऑब्जर्वेशंस, तिहंद एक्सपीरियंसेस, तो सोरी कह नाज़रीन मोहतरम वना कि जन बुजुर्ग आसान तजुर्बात घर और जो भी उनके पास वो मवाद होता है वो हम तक मुंतकिल करते हैं और हम उससे इस्तेफादा लेते हैं। लेकिन उसमें मेरे ख्याल से इल्म का बहुत कम रोल होता है, लेकिन उनकी जो ऑब्जर्वेशंस होती है, उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं और बिलखुसूस जो अमल वो करते हैं उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक अंग्रेजी प्रोवर्ब है, वो बोलते हैं टू एक्वायर नॉलेज वन मस्ट स्टडी बट टू एक्वायर विजडम वन मस्ट ऑब्जर्व। और इकरा, जैसे आपको पता है कि अगर नॉर्मल सी बात हम करते हैं, आपको पता है नॉलेज और विजडम में क्या फ़र्क है? हाँ। जैसे नॉलेज है कि टमाटर जो है एक फल है, अच्छा। लेकिन विजडम हमें ये बताता है कि टमाटर का इस्तेमाल फ्रूट सैलेड में नहीं होता है। तो जिंदगी में ऐसी हमें बहुत सारी चीजें जो हमें पता होती है, लेकिन कब, कहाँ, किस वक्त वो अमल में लाए ये हमें हमारी जो विजडम है वो सिखाती है। और मेरे ख्याल से जो विजडम है ये रातों रात किसी को नहीं आ जाती है, इसके पीछे जिंदगी भर की मेहनत होती है, आपकी जो जद्दोजहद है, आपका जो जोश है, आपका जो वलवला है, वो सारी चीज़ें दरकार है। और अगर आपके अंदर वो एपिटाइट है, अगर आपके अंदर वो चाह है, तो तभी जाके आप जिंदगी में अक्लमंद और एक दानिशवर इंसान बन सकते हैं। मैंने इस हवाले से एक छोटी सी कहानी सुनी थी, मैं चाहूंगी कि मैं अपने नाज़रीन के साथ और आपके साथ भी शेयर करूं। वनाना एक फिर साइंटिस्ट, मुझे पूरी तरह से नाम याद नहीं है, तो अमिश उसमें ड्राइवर, ये जो साइंटिस्ट था बहुत नामी ग्रामी साइंटिस्ट था, अमिश उसमें एक जगह गो लेक्चर दिन तब अमिश वोनमुत पन्निस ड्राइवरस दोनस ये ज कम मान बत खज स्टेजस तिक साइंटिस्ट वन कंसी वुचमुत तो वन ते पता कि बह क्या करान अमिश सारी पे वोनस कह परवाय मे अत मुतलिक पता कि तुम क्या वसान एक्सपेरिमेंट करान, बह सह डेसिमिनेट आराम सान कर, यह खसान स्टेजस पे, यह लुकन मुखातिब आसान, तो अत मज तम सवाल करान, तो अत वो तुम अत मा अमिस इल्म कह मगर अमिस नश जहानत अमिस शख्स नश अम वोनस यह तूत सहल, अमुक जवाब है कि मोन ड्राइवर ड्राइवर साइंटिस्ट और वो खुद उठते स्टेज पे और उसका जवाब देते हैं। और लाजमन ये जो वाक़या है, मैं शायद जब
अल्बत्त आइंस्टाइन अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रोपेगेट कर रहे थे और लोगों को ये समझा रहे थे E = mc²। शायद ये उसी साइंटिस्ट की बात है कि तो लिहाजा इंसान का, और ये विट भी हमें तभी जाके आ जाती है, हम तब हमारे अंदर एक इल्म के साथ साथ फिर जब हम इसको अमली जामा पहनाते हैं तब हमारे अंदर एक शार्पनेस आ जाती है। हमारे अंदर आप देखोगे कोई भी काम करोगे आपके अंदर एक प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा, जैसे जिसको हम बोलते हैं अक्सर हाजिर जवाब इंसान। तो शायद किसी भी इल्म को अमली जामा जब पहनाएंगे तो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस हवाले से बात छेड़ने के लिए और ये सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, आगे बढ़ते हैं और ब्रोह पको तो तुझ जानान कि खूबसूरत डल प्रोग्राम किस आगाज़ मज तैयार। तो आज प्रोग्राम किस आगाज़ मज नात बा हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोजन सादत करा वस आशिको पान कर फिदा एक बार क्या हनुंद भोंची नबी मखतार। आशिको पान कर फिदा एक बार क्या हनुंद भोंची नबी मखतार। नहीं छुक आराम नहीं करार क्या हनुंद भोंची नबी मखतार। नहीं छुक आराम नहीं करार क्या हनुंद भोंची नबी मखतार। गायले त्रोवे नूर नबिये आलम सपजो बोई बोय तमी गुफ तारई सपुद मिलचार क्या हनुंद भोंची नबी मखतार। आशिको पान कर फिदा एक बार क्या हनुंद भोंची नबी मखतार। माशोक म्याने छुस परवाने दोदमू छुसमी नारई चांदी धारई फलम गुलजार क्या हनुंद भोंची नबी मखतार। दीदने दीदने उच में दीदने दीदने में करूं दीदार। रोई चोन
वद्दुहा मोय वल्लैल गफिलस अमची क्या चीज़ान रोय चोन वद्दुहा मोय वल्लैल गफिलस अमची क्या चीज़ान कोई चन ताबान नूर अनवार क्या हमद बोंछे नबी मख्तार आशिको पानपुर हिदायत बार क्या हमद बोंछे नबी मख्तार सलाम बोज म्यानी म्यान गम खारई चुसब कोता गुनाहगार सलाम बोज म्यानी म्यान गम खारई चुसब कोता गुनाहगार चैन से रहमता चुस उम्मीदवार क्या हमद भोंछे नबी मख्तार आशिको पानपुर फिदा बैक बार क्या हमद भोंछे नबी मख्तार अर्ज़ बूझतो हाम्यान नबियों चुस पते प्योमो बो नाजरीन, एक मरतबा फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग J&K। नाजरीन, अक्सर बेशतर आपने इन जुमलों को सुना होगा, जैसे हम कहते हैं अतिथि देवो भव, कि मेहमान भगवान समेत होता है। नाजरीन, पिछले साल G20 का समिट इंडिया में हुआ, यहाँ भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसके नीचे एक टैग लाइन था जिसे लिखा हुआ था वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली, द अर्थ इज अ वन फैमिली। साथ साथ में हमने ये भी सुना होगा सत्यमेव जयते, ट्रुथ अलोन ट्रिम्स। नाजरीन, आपको थोड़ा सा अंदाजा हम इस बात से बावर कराना चाहते हैं कि आज हम संस्कृत के हवाले से बात करेंगे। आज हमने खास मेहमान को मदू करा है। जी हाँ, इसी मौजू पर आज तफसीलन बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में अभी वक्त हो चला एक तिजारती वक्फे का। वक्फे के उस पार आपकी आज के मेहमान के साथ मुलाकात। देखते रहे गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अल्ताफ रमज़ान पारस हेल्थ केयर से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ डायरेक्टर न्यूरो साइंसेस के हैसियत में काम कर रहा हूँ। कई पेशेंट्स हैं जो सर दर्द लेके आते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा शदीद सर दर्द होता है, या उनको कभी लारेन जिसको हम कहते हैं सीजर्स, उनका अटैक होता है।
या उनको कभी जैसे मिर्गी का दौरा कहते हैं, लार्नी है वो हो, या कहीं पे एक साइड उनका कमज़ोर हो जाए, वीकनेस हो जाए, तो ये जो सिम्टम्स हैं इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इन सिम्टम्स को हमेशा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि सर्जिकल होती हैं और वो सर्जरी से बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, जिनको डिले करने से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इसमें डॉक्टर को मिलना चाहिए अगर ऐसे सिम्टम्स हों किसी के, और वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, देखेंगे सीटी स्कैन एमआरआई करके कि अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसको इस सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। और कुछ पेशेंट होते हैं जिनको बहुत सीवियर हेडेक होता है और वो बेहोश हो जाते हैं, और उसके बाद उनको होश भी आ सकता है कि 5-10 मिनट में होश आ जाए या कुछ सेकंड्स में होश आ जाए। ऐसे सिम्टम्स को भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, इसको सीरियसली लेके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यूजुअली ऐसे पेशेंट अस्पताल पहुंच ही जाते हैं, लेकिन जब वो ठीक हो जाते हैं, थोड़ा सा उन्हें लगता है हमें होश आ गया, वो भूल जाते हैं कि हमें आगे फर्दर इलाज कराना है। इन चीज़ों में भी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होती है। सीटी स्कैन ज़रूरी होना चाहिए एक, उसमें पता चलता है कि इसमें कहीं ब्लीड तो नहीं हुआ। अगर ब्रेन में हेमरेज हुई है, ब्लीड हुई है, उसका फिर कॉज ढूंढना पड़ता है कि इसका क्या कॉज है। उसको हम सर्जरी से ठीक करेंगे या उसको हम स्टेंट से ठीक करें या वो दवाइयों से ही ठीक होगा। ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट होने के बाद ही पता चलता है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि कॉमन हैं, जैसे यंग पेशेंट्स में एन्यूरिज्म्स होते हैं। एन्यूरिज्म जो है वो एक खून की जो नली होती है जो ब्रेन में जाती हैं, खून की रगें, उनमें थोड़ा डिफेक्ट होता है छोटा सा, उससे वहाँ गुब्बारा जैसा बन जाता है जो कभी फट जाता है। तो ऐसी हालात में इसका इलाज है, इसको क्लिपिंग कर सकते हैं या इसको कॉइलिंग या स्टेंटिंग जिसको हम कहते हैं, एंडोवैस्कुलर मैनेजमेंट, वो हो सकता है। तो ये पेशेंट्स भी सब ट्रीट हो जाते हैं जो सही टाइम पे सही वक्त पे अस्पताल पहुंच सके। शुक्रिया। Paras Health, partners in health. डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। एक मरतबा फिर से आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। अभी कुछ वक्त कबल माजिद ने इस और इशारा तो दे दिया आपको कि आज के इस प्रोग्राम में हम किस खास मौजू के तहत बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, तुम आसो जानान, जहाँ गूगल कोर्मुत अमे हवाले कि पूरे दुनियाहस मज कस जबान बोलने यिवान। पूरे दुनियाहस मज 7,117 जबान बोलने यिवान। अत मज पूरे भारतस अंदर कमो बेश 760 जबान बोलने यिवान। अगर इस पन्ने में जम्मू कश्मीर हवाल कत करो, यत मज 10 का जबान बोलने यिवान, इंक्लूडिंग उर्दू। अस प्रोग्रामस मज 3 जबानन मज तोह सत मुखातिब आसान। तो युस शख्स 3 खोत ज्यादा जबान बोलान छ, तस शख्सस पॉलीग्लॉट वनान, या हम यूं कहें उर्दू में उसको हफ्त जबान कहते हैं। हम कोशिश करते हैं यही कि हम इन ज़बानों की इस जाल में न फंसें, बल्कि अपने जज्बात और एहसासात साफ और शिफाफ तरीके से आप तक पहुँचाएँ। मगर वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हम किसी ख़ास ज़बान का इंतखाब न करें आपसे मुखातिब होने के लिए। यानी ज़बान का एक बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें। कई ऐसी ज़बानें जो बहुत पुरानी है, आज नहीं है, लेकिन कई ऐसी ज़बानें जो बहुत पुरानी होने के बावजूद आज भी जिंदा है। उन ज़बानों में से एक ज़बान है संस्कृत। संस्कृत जो वेदास की ज़बान है, संस्कृत जो भगवद गीता की ज़बान है, संस्कृत वो ज़बान है जो कल्हना की लिखी हुई राजतरंगिणी की ज़बान है। और आज के इस खुसूसी शुमारे में तफसीलन हम इस ज़बान के हवाले से बात करेंगे। मौरिखीन ये कहते हैं कि ये ज़बान कमोबेश 3500 साल पुरानी है। आज जो हमारे मेहमान हैं, इस हवाले से तफसीलात उन्हीं से लेंगे। हमारे साथ है करतार चंद शर्मा जी, जो एसोसिएट प्रोफेसर है संस्कृत डिपार्टमेंट के, कश्मीर यूनिवर्सिटी में इस वक्त अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और आपका हम तहे दिल से वेलकम करते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इकरा जी, माजिद साहब, राजीव साहब का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने इस प्रोग्राम में गुड मॉर्निंग JNK में मुझे अवसर दिया, मौका दिया अपनी बात रखने का।
हमारी खुशबख्ती है। इससे कबल हम आज के इस मौजू के हवाले से बात करें, मैं भी जानना चाहती हूँ संस्कृत ज़बान के बारे में, ज़रूर जानेंगे, लेकिन आगाज़ हम आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से कुछ चंद डिटेल्स अगर आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें कि आप कहाँ पैदा हुए और उसके बाद तालीम और तरबियत का क्या मामला रहा। जी जी, नमस्ते शारदे देवी कश्मीरपुर वासिनी तमाम अहम प्रार्थे विद्यादानम च देही में। नाजरीन सबको नमस्कार। मैं करतार चंद शर्मा, मेरा जन्म हीरानगर तहसील पटियाड़ी ग्राम में दयाला चक जो हाईवे है उसके पास में ही ग्राम पड़ता है, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। वहाँ के प्राइमरी स्कूल में मेरी जो एजुकेशन, मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं से शुरू हुई। उसके बाद मिडिल स्कूल एक दूसरा गांव था मेला जिसको कहा जाता है, वहाँ से मिडिल पास मैंने किया। फिर हाई स्कूल जो है सल्लन नाम का एक गांव है, वहाँ हाई स्कूल था, आज वो हाई सेकेंडरी है। तो वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। हीरानगर तहसील जो हमारी है तो वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल, उस समय आजकल 10+2 हम कहते हैं, तो वहाँ से मैंने 10+2 किया। और कठुआ जो मेरा डिस्ट्रिक्ट भी है, जिला मेरा है, वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। और आर्ट्स मेरे सब्जेक्ट थे और उनके साथ संस्कृत थी। और संस्कृत मैंने 6ठी जमात से ही एक तरह से थोड़ा सा इसको मैंने चयन कर लिया था क्योंकि हमारे जो एक अध्यापक थे वो संस्कृत के जानकार थे। अच्छा। तो उन्हीं की प्रेरणा से मैंने वो संस्कृत को वहाँ से उसका चयन किया। तो वहाँ से मेरा जो सफ़र आगे बढ़ा, कश्मीर यूनिवर्सिटी जम्मू जम्मू यूनिवर्सिटी में मैंने संस्कृत विभाग जो है, वहाँ से मैंने अपनी स्नातक MA की जो डिग्री है, MPhil की डिग्री, PhD की डिग्री वहीं से की। उसके बाद PhD के करने के बाद 1999 में महाराष्ट्र में पुणे यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ एक कुछ पद विज्ञापित हुए रिसर्च एसोसिएट करके। वो जो सेंटर का नाम है सेंटर फॉर एडवांस स्टडी ऑफ संस्कृत, संस्कृत प्रगत अध्ययन केंद्र उसको हम कहते हैं संस्कृत में। ये 1964 में जो 26 सेंटर जो UGC ने दिए, भिन्न भिन्न विषयों को दिए थे, तो उनमें से संस्कृत को जो मिला वो पुणे यूनिवर्सिटी में था। तो वहाँ मेरी नियुक्ति हुई, वो 5 वर्ष के लिए ही था। तो 5 वर्ष वहाँ मैंने काम किया। वहाँ का जो बहुत कुछ सीखने को वहाँ मिला, वहाँ का जो पुस्तकालय बहुत ही अच्छा था। और वहाँ से डेक्कन कॉलेज जो है वहाँ से पास में ही पड़ता है, बहुत फेमस है अपने प्राचीन काल से उस मतलब उसके लिए, एजुकेशन के लिए। अच्छा। तो वहाँ से मैंने 5 वर्ष वहाँ दे करके, क्योंकि 5 वर्ष का ही था वो, तो उसके बाद क्योंकि डिसकंटिन्यू हुआ मेरा वहाँ से, क्योंकि उस समय कोई पद विज्ञापित नहीं हुए थे तो जिसमें मैं आवेदन कर सकता, तो वो कारण था उसका। तो आ गया अपने दोबारा जम्मू में। और हमारे राजौरी में सुंदरबनी एक जगह है, विश्वात्मानंद जी एक महात्मा जी हैं। अच्छा। उन्होंने वो एक ही महाविद्यालय है, एक ही कॉलेज है जम्मू कश्मीर में जो संस्कृत के नाम से, तो निजी विद्यालय महाविद्यालय है। अच्छा, ठीक। वहाँ मैंने अपनी सेवा शुरू की वहाँ देना, वहाँ बच्चों को पढ़ाया, 1.5 वर्ष तक वहाँ पढ़ाया मैंने। 2006 में फिर मैंने कश्मीर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर मैंने ज्वाइन किया। अच्छा। 6, 7 और 8 में फिर जब स्थायी तौर से विज्ञापन हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वहाँ मैंने आवेदन किया, तो वहाँ मेरी नियुक्ति हुई। तब से मैं संस्कृत विभाग में, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कश्मीर के विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में कार्य कर रहा हूँ। और संस्कृत से मेरा विषय है, मैं जुड़ा हूँ संस्कृत से। और जब कश्मीर की हम बात करेंगे, तो यहाँ कश्मीर की जब हम बात करेंगे तो हम संस्कृत के बिना कश्मीर की बात नहीं कर सकते हैं। और कश्मीर की बात भी हम संस्कृत के बिना नहीं कर सकते, ना संस्कृत की बात हम कश्मीर के बिना कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत कश्मीर के बिना अधूरी है और कश्मीर संस्कृत के बिना अधूरा है। हमारा अतीत कैसा भी रहा, लेकिन हमारे लिए उसको जानना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी। अगर हम अपने अतीत को नहीं जानेंगे तो हमने कल को हम नहीं सुधार सकते हैं। तो हमारा जो अतीत है, हमारा जो भूतकाल है, वो संस्कृत से ही शुरू होता है कश्मीर में।
अगर हम कश्मीर ये मंडल जो है आज यूटी की जो टेरिटरी है इसकी हम बात अगर करें, हम आप सभी लोग नाज़रीन सब जानते हैं कि पहले इसको कहा जाता था एक पूरा सरोवर था, और जब इसकी हम शेप देखते हैं भौगोलिक तरीके से देखते हैं तो हमें वो लगता है कि ऐसा अवश्य ही ऐसा रहा होगा। और 2014 में जो बाढ़ आ गई थी जी, तो मैं इंदिरा नगर में रहता हूँ। अच्छा। तो 20 फीट पानी में मैंने भी 3 दिन बिताए हैं वहां पर। बिल्कुल। तो वो जो सीन था उस समय का, वो हमें ये दर्शाता था कि ये जरूर ही पहले कभी ये ऐसा ही था, सर ही रहा है, ये एक सरोवर रहा है। तो हमारा जो नीलमत पुराण है, मैंने कहा कि संस्कृत का जो इसका संबंध है बहुत ही गहरा है, पुराना है, कि उसके बिना हम इसकी बात ही नहीं कर सकते हैं। तो नीलमत पुराण 3 पुराण उपपुराण हैं, वैसे ऐसे 18 महापुराण है, तो उसमें से 3 जो है, जैसे सब हम कहते हैं 100 पार्ट्स उपपुराण है, तो वो 3 जुड़े हुए हैं कश्मीर से। उनमें से जो नीलमत पुराण है वो हमें सारा इसका बताता है कि कश्मीर जो मंडल है किस तरह से जहां पर ये अस्तित्व में आ गया। और पहले जहां कौन रहते थे, ये सरोवर था, तो आसपास के पहाड़ियों पर पैशाच एक ट्राइबल ग्रुप था, नागाज, और ये वहां पर रहते थे। तो उसी समय जब ये मतलब इसकी बात आई आगे, उसमें माइग्रेशन की बात थी, जो पिशाच थे वो सर्दियों में और आगे चले जाते थे। अच्छा। हम कह सकते हैं सियाचिन साइड में। अच्छा। उसमें तो रेत का समुद्र उसको कहा है, तो हम कह सकते हैं कि लेके आगे का क्षेत्र हो सकता है। और जो नागाज ये थे वो यहीं पर रहते थे। लेकिन उसी समय सृष्टि की बात भी आती है, जो नीलमत पुराण में ये सारा वर्णन किया गया है। आचार्य कलहन जो हैं, उन्होंने अपनी रायतरंगिणी में नीलमत पुराण को ही उसको पढ़ करके वहीं से उन्होंने आगे बात बढ़ाई। फिर उनका अपना जो था अपना ज्ञान उन्होंने वहाँ इस्तेमाल किया है, बहुत सारा लोगों को पूछ के महाभारत काल से लेकर के आगे उन्होंने बात। लेकिन शुरुआत आरंभ जो उन्होंने किया है रायतरंगिणी का, उन्होंने नीलमत पुराण से ही किया। तो वहाँ ये जो सरोवर था, कैसे ये फिर पानी कैसे निकला, उसके पीछे भी बड़ी रोचक कहानी है। हाँ, तो उसका भी मैं थोड़ा जहाँ के साथ मैं साझा करना चाहता हूँ इस बात को। हमारे विद्यार्थी भी जो आते हैं उनको भी जब हम बताते हैं तो उनको बड़ा अच्छा भी लगती है ये बात। हम भी स्टूडेंट ही हैं और हम भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। जब मैं अतीत की बात कर रहा हूँ तो उसको जानना बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। तो वहाँ सृष्टि की बात की जाती है, क्योंकि ये जो हम कश्यप ऋषि, उनका नाम जुड़ा हुआ है कश्मीर से, और वैसे भी कश्मीर का क और समीर क का वहाँ जल है, अर्थ उसका कश्मीर का ठंडी हवा, जहाँ जल से युक्त हवाएं बहती हों, वो कश्मीर है। फिर दूसरा कश्यप ऋषि ने जहाँ पर जो तपस्याएं की हैं, उन्होंने उन्हीं की जो भूमि है, तो उसके साथ इनके नाम को भी जोड़ा गया है। तो कश्यप ने जब वहाँ जो नागाज जो थे ये यहाँ पर रहते थे, तो अब ये जो कुछ पक्षी हैं ये सब कश्यप ऋषि की ही संतानें हैं। उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए जहाँ पर उनके 13 शादियों के उसमें वर्णन किया, तो उसमें देवता, दानव, पक्षी सब उसी में आते हैं। तो उसी में से एक ये जो जिसको हम ईगल कहते हैं, गरुड़ पक्षी जो है, ये सांपों को आज भी हम देखते हैं, उनको जो मारता है। अच्छा। जैसे उसको दिखता है ये उसको वैसे मारता है। तो उनका एक्चुअली उनके पीछे भी ये था कि उनकी जो माताएं थी, एक की संतान नागाज थे, एक की संतान जो गरुड़ पक्षी थे। तो वो अपने आपस में सोतने थी। तो हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं इस बात को कि सोतनों का आपस में उतना प्यार होता है, लेकिन टकराव भी होता है। तो अब फिर वो बच्चों के आगे वो बात आगे बढ़ती जाती है, उनकी जो रंजिशें होती हैं वो बच्चों के साथ भी रहती हैं। इस पे तफसीलन हम बात करेंगे नाजरीन, लेकिन हम इजाजत लेना चाहते हैं नाजरीन। प्राचीन काल से लेकर हम अमृत काल तक भी बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में भी वक्त हो चला है एक तजाती वक्फे का। वक्फे के उस पार इस दिलचस्प गुफ्तगू को जारी रखेंगे। मेरे पास तो कई लाइफ्स हैं, मुझे लाइफ इंश्योरेंस की क्या जरूरत, लेकिन आपके पास तो एक ही लाइफ है। अपनी फैमिली को सिक्योर कीजिए LIC के साथ। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। न्यूर बेमार हेकि चारवयन जिस्मानी नुकसान वातनवित।
अलामत ज़ेवन तालस मास बेरन तो न्यूरन आब बस्त खसिन, लाल वसिन, खेनस कम माजुन, ताप खसुन तो दोद कम दुन। भारत सरकार तरफ एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम तहत मुफ्त वैक्सीनेशन तो टैग लागनुक सिलसिले शुरू करना आमुद। फील्डस मज मौजूद अमलस सिद करियो फिल-फोर रब्त जारी करद लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर। नाजरीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग J&K। आज जो हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं करतार चंद शर्मा जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत। तो सर, हम प्राचीन काल की बात करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे नाजरीन को भी थोड़ा सा आप, जब हम नीलमत पुराना को उठाते हैं, राज तरंगी के बारे में, इन टेक्स्ट्स को जब उठा के बात करते हैं, तो थोड़ा सा बताएं कि जो ये कहते थे कि ये पानी का सर था, फिर ये कैसे निकला, इस पर आप थोड़ी सी तफसील। जी। हाँ, तो ये पहले हमने ये सुना था, अब आज ही हम सुनते कि ये सरोवर था, पूरा ये जो वैली थी पूरा सरोवर था। तो मैं बात कर रहा था कश्यप ऋषि जी की, उनकी जो संतानें थी, उनके एक पत्नी की संतान पक्षी थे, गरुड़ पक्षी, और एक के नाग्स थे, तो उनका आपस में दुश्मनी थी। अच्छा। तो वो पक्षी उनको मारते थे, तो तब वो इसके उनका नागों का जो राजा था, नील उसका नाम था। अच्छा। उसी के नाम पर नीलमत पुराण का नाम ही भी है। अच्छा। वो उसके पास गए, फिर वो कश्यप के पास जी के गए कि हम कहाँ रहें। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप जहां पर ये जो सरोवर है, ये पहाड़ों पर रहते थे, तो आप इस सरोवर में रहिए, क्योंकि सरोवर में पक्षी आपको नहीं पकड़ पाएगा। तो वहां पर वो रहने लगे। तो वहां आगे चल करके उसमें अलग कहानी है, एक राक्षस की उसमें उत्पत्ति होती है। तो उस राक्षस को उन नागों ने पाला पोषा, उन्होंने उसको बड़ा किया, उनके साथ वो रहता था। लेकिन राक्षस का अपना स्वभाव है, जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपना वो वायलेंट हिंसक था, वो करने लगा। वो पहाड़ों पे जाता था और लोगों को, जो पिशाच लोग रहते थे या दूसरे लोग रहते थे, उनको वो मारता था, उनको वो खाता था। तो उससे जो नागा जो थे वो बहुत ही परेशान हो गए। फिर वो कश्यप ऋषि जी के पास गए। उस समय कश्यप ऋषि अपने एक रिलीजियस टूर पर, धार्मिक जो टूर होते हैं उस पर थे। कणखल जगह हरिद्वार में आज भी बड़ी प्रसिद्ध है। तो वहां थे। तो अब ऐसा के बड़ी उनके पास दिव्य दृष्टियां थी, पावरें ताकतें थी, तो वो अपने दूसरे की दूर से भी बात को जान लेते थे। तो उनको जब ये बात बताई गई, ऐसा ऐसा हमारे पास समस्या हो गई हमारे साथ, हमने जिसको अपने हाथों से पाला आज वही हमारी बदनामी हो रही है, हमें वो मार रहा है। अच्छा। तो तब उन्होंने अपने सारी डेटीज को, सारे देवताओं को उन्होंने निमंत्रण दिया कि जो जितने ब्रह्मा विष्णु सारे जो सब जो हम आएंगे वहां पर। फिर उसके बाद वो आते हैं कश्मीर में। अच्छा। कश्मीर में आते हैं तो वो पानी में घुस जाता, जब उसको मारने लगे तो उसके बाद फिर उस राक्षस को मारना था, क्योंकि वही परेशानी कर रहा था नागाज के लिए। तो उसको जब पानी में चला जाता था तो मारें कैसे। तब अनंत जी को कहा कि आप इस पानी को निकालो। तो ऐसा हम इसमें विश्वास कितना कर सकते हैं, करना ही भी चाहिए, और हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। जब कोई दूसरा भी हो सकता है इसका कारण, मैं नहीं कहता कि वही होगा ही, लेकिन एक ही रास्ता इसका है बारामूला से जो पानी बाहर जाने का। तो नीलमत पुराण के अनुसार, उस कहानी के अनुसार, उस पर्वत को अनंत जी ने वहां से उसकी कटाई की, पानी को निकाला। फिर उनका बड़ा भयंकर युद्ध आपस में हुआ। फिर उसको, उस राक्षस को मारा गया वहां पर। तब वहां बात आई कि अब तो ये एक पृथ्वी जहां टेरिटरी बन गई, कश्मीर मंडल जो बन गया, जे अब जो सरोवर था वो तो खाली हो गया, अब सती देश जो था वो खाली हो गया वहां से, मतलब पानी से। तो अब वहां बात आई कि जहां पर मानव भी रह सकते हैं। अच्छा। अब मानव की, जब मानवों की बात आई तो उन्होंने कहा, नागाज ने कहा नहीं, अब ये था कि अब माइग्रेशन का बात ये तब से चल रहा है। स्थानांतरण की जो बात माइग्रेशन की आज भी होती है, तब भी होती थी। अच्छा। मैंने कहा जो पिशाच ग्रुप था वो आगे जाता था गर्मी के लिए, और जब ये मानव जहां रहने लगे तो वहां ये बात आई कि क्या आप नागों के साथ रहेंगे। तो मानवों को तो मंजूर था, लेकिन नागाज ने कहा नहीं, हम मानवों के साथ नहीं रहेंगे। तब उन्होंने उनको शाप दे दिया, भाई आपको इतने युगों, 4 युगों तक आपको फिर आपको अकेले, फिर आप पिशाचों के साथ रहना है। अच्छा। तब वो और परेशान होने लगा, हम पिशाचों के साथ तो हम रह ही नहीं सकते। अच्छा। तब उन्होंने बहुत निवेदन किया, अपना माफी मांगी, सारा कुछ किया। तब फिर उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आपको 6 महीने आपको पिशाच के साथ रहना होगा, 6 महीने आपको मानवों के साथ, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के, क्योंकि शाप दे दिया था। तो
पर्टिकुलर टाइम तक तो आपको उन्हीं के साथ रहना है, उसके बाद आप इनके साथ रह सकते हैं। तब मानवों ने जहां पर रहना शुरू किया इस कश्मीर टेरिटरी में, कश्मीर मंडल तो अब ये हर साल जब आता था सर्दियों का समय, तो मानव यहां से चले जाते थे वैली से बाहर, जैसे आज भी जाते हैं। तो अब इन बीच में उन्होंने चाहा कि हम यहीं पर क्यों ना सेटल हो जाएं। अच्छा। तब एक चंद्र नाम का एक ब्राह्मण था, तो वो जो नागों का जो चीफ था नील, उसने कहा इस बार मैं यहीं पर रहूंगा, सर्दियों में वहीं पर। तो उसने कहा अगर आपको जहां पर रहना है तो आपको हमारे रिचुअल्स को, हमारी परंपराओं को मानना होगा, इनको निभाना होगा, तब आप जहां रह सकते हैं। तो उसने वो जितने रिचुअल्स थे, जितना उनके अनुसार उन्हें सारा वो सीख लिया। और उन्होंने ये भी कहा नील ने उनको कि जैसे आप हम इनकी जहां पर हमारे रिचुअल्स को मानोगे, इनका आप अनुसरण अगर आप करोगे तो आपकी शक्ति बढ़ेगी। अच्छा। उसमें रिचुअल में नागों की पूजा भी थी। अच्छा। और पिशाचाज जो ग्रुप है उनकी शक्ति कम हो जाएगी। अच्छा। तो तब उन्होंने कहा मुझे सारा ये सभी कार्य है वो रहे। और फिर उस वर्ष के बाद जब बाकी लोग वहां पर आ गए तो उन्होंने सारी वो बात उनको बता दी। और तब से मानव स्थायी रूप से परमानेंटली, जहां माइग्रेशन आज भी होता है वो बात अलग है, लेकिन स्थायी रूप से जहां पर रह रहे हैं। और नागों की पूजा आज ठीक है, जगत परिवर्तनशील है, हम अपने अपनी परंपराओं का पालन करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, करना ही चाहिए। तो लेकिन आज भी अगर जहां पर कुछ सनातनी लोग हैं, जहां जिनको हम हिंदू कह सकते हैं, तो वो आज भी नागों की पूजा जहां भी करते हैं। हम जहां से बाहर जाएं, जम्मू में बरसात के मौसम में वो एक आता है नाग पंचमी, उस दिन हम नागों की पूजा करते हैं। और सिर्फ इंडिया में नहीं, आप चाइना में जाइए, दूसरे देशों में जाइए, सब जगह सरपेंट वर्शिप सब जगह आपको मिलेगी। और आज आप ये जो जितना हम कहेंगे दुर्गा नाग, नागबाल, जितने भी हमारे नाम हैं, ये सारे नागाज के साथ जुड़े हुए हैं। और वो नागाज जो थे वो चश्मे का रूप उन्होंने धारण कर लिया है। बिल्कुल। और जितने देवता जहां पर आए थे उस समय वो वापस नहीं गए थे। अच्छा। देवी उमा जो थी वो वितस्ता अच्छा के रूप में परिवर्तित हो गई। तो बाकी कुछ शंकराचार्य का ये पर्वत और नवबंदर नाम का एक पर्वत है, बहुत सारे जो पर्वत शिखर हैं उनके महेश, उनके नाम विष्णु महेश उनके नाम हैं। तो वो उन पर्वतों के रूप में वो परिवर्तित हो गए। कहने का मतलब वो जहां से गए नहीं। मैं विद्यार्थियों का कभी बात करता हूं, अपने हमारे विद्यार्थी आते हैं, भाई ऐसा क्या है, हम कलहन के टाइम से लेकर के आज तक जब हम कश्मीर के इतिहास को हम देखते हैं, बहुत ज्यादा उथल पुथल जहां पर हुई है। लेकिन हम आज भी जब हम इसको हम कंपेयर करते हैं जहां के लोगों को अपने रिसोर्सेज को दूसरों के साथ, आगे हैं। ऐसा क्या है? तो बच्चे भी इस बात को मानते हैं, ये बात तो सही है। आज भी हम देखें कितना कुछ जहां पर होता रहा है, बिल्कुल है ना, हर साल होता था, अभी थोड़ा कमी हुई है, कल का पता नहीं है ना, ये होता आया है, ये कोई नई चीज नहीं है। कलहन उसमें दिखता है, इसमें जब बहुत सारे युद्धों की बात आती है, जहाँ के राजा जाते थे पूरे देश को, ललितादित्य की बात अगर हम करेंगे, उन्होंने मार्तन जो टेम्पल है, बिल्कुल सन टेम्पल जो है, जो बनाया है अनंतनाग में, जिनको बुद्ध किशन साहब जी ने उनको तोड़ा था, लेकिन 2 साल लगाए थे उसको तोड़ने में। कितना मजबूत था वो, 14वीं शताब्दी में उसको तोड़ा गया था। तो ये मैंने कहा, ये जगत परिवर्तनशील है और हमारी अपनी अपनी परंपराएं हैं, हम उनको निभाते हैं। उसमें कई बार हम गाइड मिसगाइड ये सब होता रहता है। जरूरी नहीं कि हम एक आज एक संप्रदाय तो उसके सारे खराबी लोग हैं, बहुत अच्छे लोग उसमें भी हैं। जैन लाउद्दीन की हम बात करते हैं तो उनको बहुत अच्छे हमारे जो सुल्तान, हमारे जो राजा हुए हैं कश्मीर के, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मुस्लिम हों। बुरे लोग हिंदुओं में भी थे, बुरे लोग मुसलमानों में भी। और जो कन्वर्जन जब हुआ वो तो साहब जोन राज ने लिखा है, जो दूसरी राजतरंगिणी है। तो इस तरह से जब हम बात करते हैं इसकी कश्मीर की, मैं अब संस्कृत की ओर आना चाहता हूं, उनके फिर बात लंबी हो जाएगी, क्योंकि संस्कृत का जो जितना योगदान है कश्मीर को, ये केंद्र था। अच्छा। ये केंद्र था संस्कृत के सीखने के लिए। बाहर के लोग जहां आते थे वो जहां पर संस्कृत सीखते थे। जहां के हम अगर बात करें इंडियन पोइटिक्स की, हम बात करें काव्य शास्त्र की, हम कह सकते हैं एक तरह से उसका जन्म कश्मीर में ही हुआ है। जो भरत मुनि हैं उन्होंने जरूर एक सूत्र लिखा है, उनका भी पता नहीं पूरा हमें, वो कश्मीरी थे या नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने एक सूत्र लिख दिया था एक, उस पर जो व्याख्याएं की, कमेंट्रीज लिखी हैं, वो चारों
कश्मीरी थे, बट लोलट साहब थे, शंकु थे, बट नायक थे, अभिनव गुप्त आप तो जानते होंगे, मुझे लगता है मैं बच्चों को पूछता रहता हूं, अगर आपने अभिनव गुप्त को नहीं जाना तो फिर हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। मैंने पहले कहा हमें अपने अतीत को जानना है। आज उनको विश्व में जाना जाता है। अभी 2 साल पहले उनकी सहस्राब्दी 1000 साल पूरे हो गए थे, तो हजारों सेमिनार तो हुए भारत में हुए ही, लेकिन भारत से बाहर विदेशों में बहुत सारे संगोष्ठियां, बहुत सारे सेमिनार हुए थे उनके नाम पर। और कश्मीर शैविज्म का, उस पर मैं बात करूंगा इसके बाद में संस्कृति में बात करके। तो मैं कह रहा था काव्य शास्त्र की बात, चाहे हम दर्शन की द्वैत वेदांत जो है उसकी भी ये भूमि रही है, बुद्धिज्म की ये भूमि रही है, तो सबने इसको अपना योगदान दिया है कश्मीर को। लेकिन संस्कृत का जितना योगदान है उतना हम दूसरा संप्रदायों का या दूसरी भाषाओं का नहीं है। और अभी आप मैडम इकरा जी अभी बता रही थी भाषा के बारे में, जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा एक ही है, भाषा वास्तव में एक ही है। और उसको तो भर्तृहरि जी, उनका भी कोई कश्मीरी कहते हैं, कोई बाहर के कहते हैं, वो तो कहते हैं, वो तो उनको बहुत बड़ा दर्जा उन्होंने दिया है भाषा को, कि इसकी ना तो कहीं शुरुआत होती है ना इसका कहीं खत्म होता है। हम भाषा को खत्म नहीं कर सकते, ना ही हम भाषा को नहीं बना सकते हैं। इस पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। हमारे जो भाषाविद जो हैं उन्होंने बहुत तजर्बे इस पर किए, आर्टिफिशियल लैंग्वेज बनाई गई, लेकिन वो सर्वाइव नहीं हुई। और इसको हम खत्म भी नहीं कर सकते। हम इसके स्पीकर्स को खत्म कर सकते हैं, लेकिन भाषा को तो ये हमारे जो हम आइडियाज, हमारे विचार हैं, जब हम एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, तो उनको अलग अलग तरीकों से करते हैं, तब वो भाषाओं का अलग अलग नाम दिया जाता है। और वैसे हम इंडो ईरानियन की जब बात है, वहाँ अरबी, फारसी जो है, संस्कृत, इनका मूल जो हो एक ही है, इनका मूल एक ही है। अब 2 बाजू में लड़ाई हुई होगी, उसने कहा तेरा दरवाजा इधर है तो मैं इधर लगाऊंगा, वो ऐसे लिखता था, उसने कहा मैं ऐसा लिखूंगा, लेकिन शब्द वही थे। आज भी अगर हम देखेंगे शब्द बहुत सारे शब्द हमारे फारसी में या अरबिक में, जहाँ जिंदवेस्ता एक पारसियों का ग्रंथ है, उसमें बहुत सारे शब्द जो हैं, उसमें बहुत सिमिलरिटी है आपस में, शब्दों का उसमें मेल जोल है। तो संस्कृत और इनका एक विशेषता तो रही है कश्मीरियों की, वो आज भी है, वो हमारे में विशेषता आज भी है। प्रोफेसर साहब, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें जी, बहुत ही खूबसूरती से आपने इस सबको डिफाइन किया, और मेरे ख्याल से नाज़रीन भी काफ़ी अमेजिंगली इसको सुन रहे होंगे और इसको देख रहे होंगे। मेरे जहन में एक सवाल आया, चूँकि जब मैंने आगाज़ में सैक्रेड टेक्स्ट्स के हवाले से बात की, इसमें मैंने भगवद गीता का जिक्र किया, मैंने वेदास के हवाले से जिक्र किया। संस्कृत ज़बान में कौन कौन सा सैक्रेड टेक्स्ट है जिसके बारे में हम आज सुनते हैं, वो मौजूद है? जी जी जी, देखिए, अगर इसमें मैं भाषा की बात कह रहा था, जब हम भाषा किसी एक समुदाय, एक संप्रदाय की नहीं होती है, ये सबकी होती है। हाँ, उसका कुछ अंश जो है वो किसी एक संप्रदाय से संबंधित हो सकता है, कुछ पार्ट, सारा नहीं। तो संस्कृत का भी कुछ पार्ट जो है वो सनातन जिसको हम कहते हैं उनसे, लेकिन वहां भी क्या है, वहां भी कोई किसी की जो हम वर्शिप है सनातनियों की, उसमें सारा वैज्ञानिकता उसमें है। वहां पंच तत्वों की पूजा की बात कही जाती है। इवन हमारा जो मुख्य मंत्र जो होता है हिंदुओं में, आज भी जब कोई भी पूजा होती है हिंदुओं के घरों में, सनातनियों के घरों में, तो वहां इन पंच तत्वों से जुड़ा हुआ जो मंत्र है वेद का, वो ऋग्वेद में भी है, वो यजुर्वेद में भी है, तो उसी का कि हमारे पृथ्वी शांत रहे, हमारी हवा वायु जो है वो शांत रहे, अग्नि शांत रहे, हमारी वनस्पतियां ये शांत रहें, वही प्रार्थनाएं वहां की गई हैं। वहां कुछ भी धार्मिक नहीं है, बेसिकली है ही नहीं उसमें धार्मिक। और आपने जो बात कही कि रिलीजियस पार्ट जो है वो कुछ है जरूर, वो कर्म कांड से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैंने कहा वो भी जुड़ा हुआ है इन नेचर के साथ, प्रकृति के साथ, कि हम प्रकृति को कैसे उसका संरक्षण करें। तो हम उसकी सुरक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी सुरक्षा करेगी। आज हम देख ही रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की जो बात होती है, तो कश्मीर विश्वविद्यालय में मैं उस विभाग का भी थोड़ी मैं संस्कृत पर बात कर ही रहा हूं। हमें रुकना पड़ेगा नाजरीन, हम प्रोग्राम में रुकते एक तिजारती वक्फे के लिए बात करेंगे आस्था के बारे में और संस्कृत के बारे में मजीद बात करेंगे आपके मेहमान के साथ इस तिजारती वक्फे के बाद। देखते रहे अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जैन। नमस्ते बेटे। आंटी आप ही को मिस कर रहे थे। अमित कहाँ रह गया बेटे? आता ही होगा। सॉरी छोड़ो, गिफ्ट क्या है? लाया हो ना, एक बर्थडे गिफ्ट में कई बर्थडे गिफ्ट्स।
वो कैसे? LIC की धनरेखा पॉलिसी, गारंटीड बेनिफिट्स, मनी बैक, मैच्योरिटी पे फुल पे आउट और सिर्फ हाफ टर्म तक का प्रीमियम पेमेंट। अब फिर पत्नी जी इसके साथ जो चाहे करे, ज्वेलरी शॉपिंग, हाउस रेनोवेशन, हॉलीडे। और उसके लिए तो टाइम पे आओगे ना? गारंटी। LIC धनरेखा, खुशियों का तोहफा। नाजरीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK के। आज जो हमारे खास मेहमान तशरीफ फरमा है, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत कश्मीर यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है करतार चंद शर्मा जी। तो सर, हम बात कर रहे थे आज भी जो जिंदा मसाले हैं, अगर हम देखेंगे शंकराचार्य में बसी आस्था हो, या कोहिमारा में बसी आस्था हो, या अगर हम देखेंगे रघुनाथ मंदिर में बसी आस्था हो, तो जब हम आस्था की बात करते हैं हम और संस्कृत की बात करते हैं, तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। हाँ, मैं आस्था पर बात करूं। मैं जो बात कह रहा था थोड़ा सा मैं बिल्कुल पूर्ण कर लूं उसको। विशेषता की बात मैं कह रहा था कश्मीरी में। आज भी हम थोड़ा अपने आप को स्पेशल कहते हैं और हैं भी। ये बात सत्य है। उस समय भी जो संस्कृत का मैंने कहा कि भिन्न भिन्न जो इसकी शाखाएं हैं, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे काव्य शास्त्र हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे व्याकरण हो, चाहे वो दर्शन शास्त्र हो, सभी शाखाओं में जहां पर लिखा गया, सभी बहुत सारे ग्रंथ जहां लिखे गए हैं, कोई शाखा ऐसी नहीं है जिसमें कश्मीर में उस पर लिखा नहीं गया हो। अब बात आस्था की जब आती है तो देखिए, आस्था हमारा एक व्यक्तिगत विषय है, एक तरह से जो मैं कहूंगा ये हमारा व्यक्तिगत विषय है और हर किसी को ये लिबर्टी है, कोई अपनी आस्था किसी भी प्रकार की उसकी आस्था वो उसी को फॉलो कर सकता है और हम करते भी हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो लेकिन मैं पहली बात ये कह रहा था कि जो संस्कृत में जो जितना कहा गया है, वेदाज का जो मैसेज है, या हमारे पुराणाज का जो मैसेज है, जो अन्य ग्रंथ जो हैं वैदिक साहित्य से जुड़े हुए, सब जगह प्रकृति की पूजा की बात की गई है। क्योंकि अगर हम पहाड़ को पूजते हैं तो पहाड़ हमें बहुत सारा हमें कुछ देता है। देखिए, वनस्पतियां और जो बहुत सारे माइनिंग वाले पृथ्वी में जो अंदर से जो चीजें निकलती हैं, सारे हमें वहां से मिलती हैं। शुद्ध हवा वहां से पेड़ नहीं होंगे तो हमें बारिश नहीं होगी। बारिश नहीं होगी तो जो आज समस्या फेस कर रही है, पूरा विश्व कर रहा है, तो उसका असर हम पर भी आ ही रहा है और आने वाला है, आगे बहुत आने वाला है। लेकिन ये संस्कृत के कारण ही है आज भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर बात कोई करता है तो भारत ही बात करता है और विश्व की नजरें भारत की ओर हैं कि भारत इसमें आगे चलेगा तो हम आगे इसके पीछे चलेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से उस बात को सुना जाता है जब हमारे कोई भी नेता या हमारे कोई अधिकारी जाते हैं बाहर संयुक्त राष्ट्र में या कहीं भी, तो वहां वो बड़े उनको उम्मीदें हैं, भारत से उनको उम्मीदें हैं। तो आस्था की बात मैं इसको ये कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं रहा जहां पर कश्मीर में भी। अब मैं कश्मीर शैव दर्शन की बात कर लेता हूं। वो तो अभिनव गुप्त जी कहते हैं सीधा कि ये जहां कोई किसी जाति आदि का कोई भेदभाव का जहां है ही नहीं, स्थान ही नहीं है उसके लिए, कोई भी इस दर्शन का उपासक हो सकता है और वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। एक्चुअली है क्या, हम किस लिए आए हैं इस दुनिया में, किस लिए आए हैं? साल्वेशन के लिए, बिल्कुल मोक्ष है ना। ये हम उसको जन्नत जहन्नम कह लें, जहां हम जाते हैं, स्वर्ग नरक कह लें, हम जन्म मृत्यु कह लें, बात उसमें एक ही है, नाम है, अलग अलग नाम है। जब उसको हम उसके अंदर हम जाते हैं तो अंदर एक ही बात है, तत्व एक ही है कि हमें साल्वेशन चाहिए। ये तो दुख भरा हुआ है इस संसार में, तो उससे हमें छुटकारा पाना है। तो वो आस्था का विषय है। तो किस तरह से हम उसको छुटकारा पा सकते हैं? अलग अलग रास्ते इन मोह माया से, इन बंधनों से, जन्म मरण के चक्कर से, है ना, स्वर्ग नरक से। तो उसका कैसे हम साल्वेशन, उसको मोक्ष की प्राप्ति हमें कैसी होगी? तो उसमें तो कश्मीर शैव दर्शन तो ऐसा दर्शन है कि जो मैंने कहा, जहां न्याय की बात की भी, जहां न्याय पर भी ग्रंथ जहां लिखे गए हैं, बुद्धिज्म का तो जहां पर चौथी सभा थी जहीं पर हुई थी, बहुत सारे हमारे राजा जो हैं जिनका कलहन जुस्क वगैरह जो हैं वो उनका बात करता है कलहन अपनी राजरंगनी में, तो उनका जहां तो राज रहा है
वेदांत जहां रहा ही, और कश्मीर शैव दर्शन के बाद सूफियों की धरती। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा आपको बीच में रोकना, लेकिन हम मजबूर हैं। तो हमें प्रोग्राम में बीच में वक्फा भी लेना पड़ता है और अपने नाज़रीन तक सेगमेंट भी पहुंचाना पड़ता है, लेकिन इस दिलचस्प गुफ्तगू को हम जरूर जारी रखेंगे। हम रुकते हैं यहाँ। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से आप जानते हैं कि आज इतवार है और इतवार के रोज हम एक सेगमेंट आप तक जरूर पहुंचाते हैं। वो सेगमेंट है गुड मॉर्निंग रोजगार की शक्ल में। गुड मॉर्निंग रोजगार जो है वो आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त स्टूडियो 2 में तैयार बैठे हैं सलीम एजाज कपरा साहब। आइए सुनते हैं और देखते हैं। नाजरीन मुकर्रम, सुबह खैर। पेश खिदमत है रोज़गार से मुतालिक चंद इत्तलात आज के गुड मॉर्निंग रोज़गार में, और मैं हूं सलीम एजाज कपरा। आइए आज के शुमारे का आगाज़ करते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी की इस नोटिफिकेशन से। नाजरीन, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू JNK UT के डोमिसाइल उम्मीदवारों से मुख्तलिफ असामियाँ पूर करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 16। असामी की तफसील यूँ है: इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंट 1 असामी, माइक्रो फोटोग्राफर 1 असामी, फील्ड जोलॉजिस्ट 1 असामी, लेक्चर असिस्टेंट बॉटनी 1 असामी, लेक्चर असिस्टेंट जोलॉजी 1 असामी, म्यूजियम कम लेक्चर असिस्टेंट जोलॉजी 1 असामी, कंप्यूटर ऑपरेटर 1 असामी, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट 1 असामी, फार्मासिस्ट 1 असामी, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री 1 असामी, ब्राउजिंग असिस्टेंट 2 असामियाँ, टेलीफोन ऑपरेटर 2 असामियाँ और रिसेप्शनिस्ट 1 असामी। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल 2024 है। दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल 2024 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉगिन करें www.jammuuniversity.ac.in। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली को यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात में प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की असामियाँ पूर करने के लिए अहल और मौजू उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 8 अप्रैल 2024 है। मुकम्मल तफासिल के लिए JNU यूनिवर्सिटी नई दिल्ली की वेबसाइट www.jnu.ac.in का मुशाहदा करें। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी भुवनेश्वर उड़ीसा को ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की असामियाँ पूर करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 277। असामी की तफसील यूँ है: मैकेनिकल इंजीनियर 127 असामियाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 100 असामियाँ, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर 20 असामियाँ, मेटलर्जिकल इंजीनियर 10 असामियाँ, केमिकल इंजीनियर 13 असामियाँ और केमिस्ट्री डिसिप्लिन में 7 असामियाँ। उम्मीदवारों की बलाई उम्र की हद 30 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने मुतल्लिका इंजीनियरिंग स्ट्रीम में BE या BTech किया हो, जबकि केमिस्ट्री डिसिप्लिन में उम्मीदवार ने MSc की डिग्री हासिल की हो। वाज़ेह रहे कि ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी असामी के लिए उम्मीदवार के पास गेट 2023 का वैलिड स्कोर कार्ड होना लाजमी है। ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद मुंतखब उम्मीदवार का तनख्वाह का स्केल रहेगा 60,000, 1,80,000 रुपये। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 2 अप्रैल 2024 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉगिन करें www.nelcoindia.com। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली को मुख्तलिफ असामियाँ पूर करने के लिए अहल और मौजू उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 118। असामी की तफसील यूँ है: असिस्टेंट सेक्रेटरी 64 असामियाँ, अकाउंट्स ऑफिसर 3 असामियाँ, जूनियर इंजीनियर सिविल 17 असामियाँ, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर 7 असामियाँ, अकाउंटेंट 7 असामियाँ और जूनियर अकाउंटेंट 20 असामियाँ। उम्मीदवारों की बलाई उम्र की हद 27 से 35 साल तक मुकर्रर है। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 11 अप्रैल 2024 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉगिन करें www.cbse.gov.in। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया को बिलासपुर छत्तीसगढ़ के एम्स अस्पताल में नॉन फैकल्टी की असामियाँ पूर करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 106।
असामियों की तफसील यूं है: लैब टेक्नीशियन 40 असामियां, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन 2 असामियां, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर 4 असामियां, टेक्नीशियन ओटी 32 असामियां, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट 1 असामी, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन 15 असामियां, टेक्नीशियन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी 2 असामियां और टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी 10 असामियां। उम्मीदवार की उम्र 18 से 35 साल तक मुकर्रर है। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 27 मार्च 2024 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.becil.com। इंडियन बैंक को स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की असामियां पुर करने के लिए अहल और मौजू उम्मीदवारों से दरखास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 146। उम्मीदवारों की उम्र 21 से 40 साल तक मुकर्रर है। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 1 अप्रैल 2024 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.indianbank.in। और अब रोजगार से मुतालिक आखिरी नोटिफिकेशन। कॉटन यूनिवर्सिटी गुवाहाटी आसाम को यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात में प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की असामियां पुर करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 167। इनमें प्रोफेसर्स की 21, एसोसिएट प्रोफेसर्स की 46 और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 100 असामियां शामिल हैं। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 2 अप्रैल 2024 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.cottonuniversity.ac.in। नाजरीन मुकर्रम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले इतवार को रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और आप देखिए गुड मॉर्निंग JNK का बाकी हिस्सा। नाज़रीन वेलकम बैक और शुक्रिया सलीम एजाज कपरा का जो बड़ी तहकीक के बाद ये इन्फॉर्मेशन आप तक लाते हैं और इसी उम्मीद के साथ कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। आज जो हमारे मेहमान हैं एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत के कश्मीर यूनिवर्सिटी से करतार चंद शर्मा जी, हम इसी विश्वविद्यालय के बारे में आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी जो होती हैं ये टेम्पल ऑफ हाईएस्ट टेम्पल ऑफ लर्निंग है और आप मुख्तलिफ जो असाइनमेंट्स हैं, आप वेद कॉन्फ्रेंस के भी इंचार्ज रहे हैं, आप कोऑर्डिनेटर भी हैं टीचर ट्रेनिंग के, तो उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। बिल्कुल माजिद साहब, क्योंकि इसमें मैं संस्कृत की बात कर रहा था और संस्कृत को किस तरह, जब हमारा अतीत है ये केंद्र था, तो उसको किस तरह से हम आगे बढ़ाएं। तो जहां संस्कृत विभाग जो है ये 1983 से जहां कार्य इसी दिशा में काम कर रहा है और यहाँ पर आपने अभी बोला कि कोऑर्डिनेटर जहां जो मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर जो HRDC पहले था, वहां भी बात रखने का मौका हमें मिलता है। IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम पर वहां बाहर के लोग बहुत जुड़ते हैं, वहां भी हम अपनी बात संस्कृत और कश्मीर की बात वहां भी रखते हैं। साहित्य अकेडमी में भी मुझे एक अवसर वहां मिला है, एडवाइजरी बोर्ड का मैं सदस्य हूं वहां, पहली बार जम्मू कश्मीर से मुझे बनाया गया है वहां, तो वहां भी बात हमें रखने का अवसर हमें मिलता है। तो इस तरह से जब हम बात करते हैं संस्कृत और कश्मीर की, मैं बार बार वही कहूंगा कि हमें कश्मीर को समझने के लिए संस्कृत को जानना बहुत जरूरी है और संस्कृत को जानने के लिए हमें कश्मीर को भी समझना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। क्योंकि मैं विशेषता की बात कर रहा था, हमारा स्क्रिप्ट जो है था, लिपि जो थी संस्कृत में, जो ग्रंथ जितने लिखे गए वो शारदा लिपि में लिखे गए। ये शारदा देश है, उसी की शारदा मतलब एक हमारी गाडेस है। और मैंने कहा जो उमा देवी थी, यावी देवी उमा साहिब कश्मीरा, जो कहा गया निर्मल पुराण में, जो झेलम नदी के परिवर्तन हो गई है, तो उन्हीं का जो वरदान है, बस सारे डेटीज का ये वरदान है कश्मीर को कि आज अच्छा नाम है हमारे कश्मीरियों का आज भी। प्रोफेसर साहब, यूं तो मेरे जहन में ये था कि मैं आपके इस खुसूसी डिपार्टमेंट के बारे में जरूर मालूमात लूंगी आपसे, लेकिन मुझे लगता है आपको एक मरतबा फिर से दावत जरूर देंगे प्रोग्राम में ताकि आप इस हवाले से तफसीलात हमें दें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। शुक्रिया आप लोगों का, बहुत कृपा होगी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये शुमारा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आज लेते हैं हम रुखसत इस वादे के साथ कि कल फिर से आएंगे आप ही का मनपसंद प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।